हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026 का मॉडल पेपर का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व किया था, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में लिखा है कि यदि ए अवयव है और इसके एलिमेंट दिए गए हैं इसमें, तो हमको दिखाना है कि ए क्यू माइनस 23 से माइनस 40 आई बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें हमको ए क्यू निकालना होगा। तो ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ए गुणे ए, यानी कि ए अवयव को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का एलिमेंट 1 3 4, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 2, उसके बाद है 3 1 1, फिर से हम ए का लिख लेंगे एलिमेंट। तो 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले हम पहले तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, फिर तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, फिर तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में। तो सबसे पहले हम 1 का गुणा करते हैं 1 से, 1 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12। उसके बाद दूसरे पंक्ति से गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे 1 में 3, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया। 1 का गुणा करेंगे 4 में, 4 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति से। तो 4 से गुणा करेंगे 1 में 4, 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, 1 से गुणा करेंगे 4 में, 4 हो गया। अब इसके बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं तीनों पंक्तियों से। तो पहले पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 होगा। 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 में, माइनस का 4 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, माइनस 2 गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8। 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 में, माइनस का 4। 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। अब इसके बाद हमको तीसरे स्तंभ में गुणा करना है तीनों पंक्तियों से। तो 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3 होगा। फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस का 2 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12। 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे पहले। यहाँ हो जाएगा 6 1 7 और 12 7 19 हो गया। 4 3 7, 7 में 6 घटाएंगे 1 बच। यहाँ होगा 6 4 10, 10 4 14। फिर यहाँ पे इसमें 6 2 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा। 6 4 10, 10 2 12 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ 3 2 5, 5 3 8 होगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 1 8 हो गया। और यहाँ 12 2 14 1 15। ये निकल गया हम लोग का ए स्क्वायर का मान। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर गुणे ए। तो पहले हम जो ए स्क्वायर का मान निकला है उसको लिख लेते हैं। 19 1 14 4 12 6 8 8 15। इसके बाद फिर हम ए जो मैट्रिक्स है ए अवयव इसका लिख लेते हैं हम लोग, अवयव एलिमेंट लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 3 4 2 माइनस 2 2। फिर उसके बाद 3 1 1। अब इसको हम कर लेते हैं गुणा। तो इसी तरह क्या करेंगे, तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 19 से गुणा करेंगे 1 में, 19 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12। 8 का गुणा करेंगे 4 में, 8 चौके 32। फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। फिर 12 का गुणा करेंगे 3 में, 12 तिहाई 36। 8 का गुणा करेंगे 4 में,
8 चौके 32। उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति से गुणा करते हैं। 14 से गुणा करेंगे 1 में 14, 6 से गुणा करेंगे 3 में 3 छक्के 18, 15 से गुणा करेंगे 4 में 15 चौके 60। उसके बाद फिर तीनों पंक्तियों से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 19 से गुणा करेंगे 2 में 19 दूनी 38, 4 से गुणा करेंगे -2 में माइनस का 8, 8 से गुणा करेंगे 2 में 8 दूनी 16। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 हो गया। फिर 12 से गुणा करेंगे -2 में 12 दूनी 24, 8 से गुणा करेंगे 2 में 8 दूनी 16। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं। 14 से 2 में गुणा करेंगे 14 दूनी 28, 6 से गुणा करेंगे -2 में माइनस का 12, 15 से गुणा करेंगे 2 में 15 दूनी 30। अब इसके बाद गुणा करना है हम लोग को तीसरे स्तंभ में तीनों पंक्तियों से। 19 से गुणा करेंगे 3 में 19 या 57, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में 4 एकम 4, 8 से गुणा करेंगे 1 में 8 एकम 8 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा। फिर 12 से गुणा करेंगे 1 में 12 हो गया। फिर 8 से गुणा करेंगे 1 में 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से 14 से गुणा करेंगे 3 में 14 या 42, फिर 6 से गुणा करेंगे 1 में 6 एकम 6, फिर 15 से गुणा करेंगे 1 में तो 15 एकम 15। हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 19 और 12 हो जाएगा 31, 31 और 32 जोड़ेंगे तो होगा 63। फिर यहाँ पे हो जाएगा 36 37, 37 और 32 हो जाएगा 69। इसको जोड़ेंगे हम लोग 14 और 18 होगा 32, 32 में 60 जोड़ेंगे 92, 38 में से 8 घटाएंगे बचेगा 30, 30 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। फिर यहाँ 16 और 2 हो जाएगा 18, और 18 माइनस 24 होगा माइनस का 6। फिर यहाँ पे हो गया 28 और 30 जोड़ेंगे 58, और 58 में से 12 घटाएंगे बचेगा 46। इसको जोड़ेंगे तो 17 4 61 और 8 69, 12 3 15 और 8 23, और 42 और 6 48, 48 15 हो जाएगा 63। ठीक है। अब हमको दिखाना है कि ए क्यूब माइनस 23 से माइनस 40 आई बराबर 0। तो पहले हम LHS से सिद्ध करेंगे बराबर में RHS के 0 के बराबर। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ LHS बराबर ए क्यूब माइनस 23 से माइनस 40 आई। अब सबसे पहले ए क्यूब का मान लिखते हैं। हम लोग का ए क्यूब का मान है तो इसको हम लिख लेंगे 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63। उसके बाद फिर माइनस 23 लिख लेंगे। अब उसके बाद ए अवयव का जो अवयव उस पर लिख लेते एलिमेंट है। तो ए का है इसमें 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। उसके बाद फिर माइनस 40 आई है। तो आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तत्समक आयु कहते हैं। तो ये जो आयु है 3 गुणे 3 में 3/3 में है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं अगले पेज में। यहाँ हो जाएगा 63 46 69, फिर यहाँ 69 है माइनस 6 23 92 46 63। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। पहले 23 से गुणा करेंगे जितने भी इसमें अगर सब में, तो 23 से गुणा 1 में हो जाएगा 23, 23 में 3 से गुणा करेंगे 69, 23 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 92। ठीक है। उसके बाद 23 से 2 में गुणा करेंगे 23 दूनी 46, फिर 23 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 46, और फिर 23 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46, फिर 23 में 3 से गुणा करेंगे 69, फिर 23 में 1 से गुणा करेंगे 23, फिर 23 में 1 से गुणा करेंगे तो ये भी हो गया 23, और यहाँ बीच में है माइनस। उसके बाद फिर माइनस, अब 40 से गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा हम लोग का 40 0 0, उसके बाद 0
40 0 0 0 40। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन दोनों को घटा लेते हैं। तो यहाँ 63 में से 23 घटाएंगे, बचेगा 40। 69 में से 69 घटाएंगे, 0। 92 में से 92 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया। फिर 46 में से 46 घटाएंगे, 0। फिर यहाँ -6 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और 46 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 40। उसके बाद 46 में से 40 घटाएंगे, 0। 69 में से 69 घटाएंगे, 0। 23 में से 23 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया। और 63 में से 23 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 40। और इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 40 0 0 फिर 0 40 0 0 0 40। और इसको जब घटाएंगे तो हम लोग का जो शून्य अवयव है उसके बराबर आएगा, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 0 0 0 फिर 0 सब हो जाएगा, जितने भी अवयव सब 0 हो जाएंगे। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख में लिखा है कि यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय में है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। तो मान लेते हैं अगर कोई भी दो संबंध तुल्यता होता है तो यानी कि A बिलोंग करना चाहिए R से तो स्वतुल्य होगा। अगर AB बिलोंग करता है R से तो BA बिलोंग करेगा R से तो सम्मित हो जाता है। और अगर AB बिलोंग करता है R से, उसके बाद BC भी बिलोंग करता है R से, तो AC को भी बिलोंग करना चाहिए R से, तब होता है संक्रामक। और तीनों होंगे तभी संबंध होता है तुल्यता संबंध। इससे पहले से दिया है कि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें स्वतुल्य। स्वतुल्य सिद्ध करना हम लोग को, इसमें लिख लेते हैं माना A, बिलोंग करता है R1 से। जब ये R1 जब इसमें पहले से दिया कि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, यानी कि R1 भी A से बिलोंग करेगा और R2 भी बिलोंग करेगा A से, ठीक है। A बिलोंग करता है R2 से। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में जैसे R1 इंटरसेक्शन R2 लिखा है तो दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा आंसर होता है। तो जब हम R1 R2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें A ही आएगा। तो इसका मतलब कि A, बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद फिर हमको सिद्ध करना है सम्मित। तो सम्मित में पहले लिख लेते हैं माना AB बिलोंग करता है R1 से तथा AB बिलोंग करता है R2 से। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है। इसका मतलब कि अगर AB R1 से बिलोंग करता है तो AB जो BA है वो AB R1 से बिलोंग करेगा, उसी तरह BA भी R2 से बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं तब BO बिलोंग करता है R1 से तथा BA बिलोंग करता है R2 से। तो जब दोनों R1 और R2 से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब कि तब B, A बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो ये जो संबंध होगा ये हो जाएगा सम्मित। अतः संबंध R सम्मित है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है संक्रामक। तो संक्रामक में पहले लिख लेते हैं माना A, B बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से तथा B, C बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो संक्रामक कब होगा? जब A, B अगर R1 R2 से बिलोंग
R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग करता है और BC भी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो संक्रामक के लिए होना चाहिए कि A, C भी बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 से, तभी ये संक्रामक होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तब यहाँ AB बिलोंग करता है R1 से तथा AB बिलोंग करता है R2 से, और यहाँ फिर इसी प्रकार हो जाएगा। और BC बिलोंग करता है R1 से तथा BC बिलोंग करता है R2 से। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध होता है तो स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों होता है। तो इसका मतलब कि जब A, B बिलोंग करता है R1 से और A, B R2 से बिलोंग करता है, उसी तरह B, C बिलोंग करता है R1 से, B, C बिलोंग करता है R2 से, और जब ये दोनों R1 R2 तुल्यता संबंध है तो हम लिख सकते हैं तब A, C बिलोंग करता है R1 से तथा A, C बिलोंग करता है R2 से। तो इसका मतलब A, C बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से, अतः संबंध R संक्रामक है। तो अगर कोई भी रिलेशन या संबंध R स्वतुल्य हो, समित हो, संक्रामक हो, तो जो संबंध होता है ये तुल्यता संबंध होता है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन ग में लिखा है कि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा दिया कि cos a प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे डी एक्स बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन है। तो पहले इसमें क्वेश्चन में दिया है कि cos y बराबर x cos a प्लस वाई, तो इसमें हम cos a प्लस वाई को लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा cos y बटे cos a प्लस वाई बराबर x। अब हम x से सापेक्ष करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, अवकलन करते हैं, तो आप लिख लेंगे d बटे डी एक्स cos y बटे cos a प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा dx बटे dx। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है कि d बटे dx u बटे v बराबर, यहाँ नीचे हो जाएगा हर में v स्क्वायर, v को छोड़ देंगे, u का करेंगे हम लोग अवकलन, फिर माइनस u को छोड़ देते हैं और v का करते हैं अवकलन। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें u की जगह cos y है, v की जगह cos a प्लस वाई है। तो सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ पे हम cos a प्लस वाई को छोड़ देंगे और cos y का करेंगे अवकलन, तो d बटे डी एक्स cos y फिर माइनस, अब cos y को छोड़ देंगे और cos a प्लस वाई का करेंगे हम लोग अवकलन, तो d बटे डी एक्स cos a प्लस वाई, और बराबर में इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का cos a प्लस वाई, cos का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो होता है माइनस साइन एक्स। अगर cos x का करेंगे तो ये cos y है, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का साइन y, फिर y का भी करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा dy बटे dx, फिर माइनस यहाँ हो गया हम लोग का cos y, उसी तरह cos a प्लस वाई का हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन a प्लस वाई, और उसके बाद फिर इसमें a प्लस वाई का भी करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बटे dx, और इसमें ये वाला जो पद है इसको ले आते हैं हम लोग इधर दाएं साइड, 1 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब इसे हम लोग माइनस को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा cos a प्लस वाई साइन वाई dy बटे dx, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको पहले इसमें लिख लेते हैं साइन को, तो साइन
ए प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ पे हम दोनों में से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इसमें जो प्लस वाला जो पद है इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो पहले इसको लिख लेंगे हम लोग साइन ए प्लस वाई गुणे कॉस वाई, फिर इसको लिख लेते हैं। इसमें तो ये कॉमन हो गया डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से इसको लिखेंगे माइनस कॉस ए प्लस वाई गुणे साइन वाई और बराबर में हो गया यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र होता है कि साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। इसमें ए की जगह ए प्लस वाई है और बी की जगह वाई है, तो सूत्र के अनुसार तब हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग साइन, सबसे पहले ए की जगह ए प्लस वाई है तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस वाई, फिर माइनस बी की जगह वाई है तो माइनस का वाई और बराबर में ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होता है, लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई से वाई कट गया तो जगह हम लोग का डी वाई बटे डी एक्स साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ए को लाते हैं दाएं साइड में, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन घ में लिखा है कि ग्राफीय विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामर समस्या को हल कीजिए। इसमें समीकरण दिया, पहला 3x प्लस 5y छोटा है बराबर है 15 के, फिर 5x प्लस 2y छोटा है बराबर है 10 के, और x बड़ा है बराबर है 0 के, और y बड़ा है बराबर है 0 के। और इसमें हमको z बराबर 3x प्लस 2y का अधिकतमकरण कीजिए, यानी कि जो भी हल आएगा उसमें हम चेक करेंगे z पर रख के कि किस पर z का मान अधिकतम आता है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला समीकरण है इसमें 3x प्लस 5y बराबर 15, यहाँ लिखा है इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कि छोटा या बराबर है, तो छोटा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो बराबर वाला लेंगे क्योंकि हमको हल करना है समीकरण को। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा लिख लेंगे हम लोग 5x प्लस 2y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसी तरह हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 हो जाएगा 3 और y बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण का 4। तो पहले वाले समीकरण को हल करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हम लोग का है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे, एक बार y 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो जगह 3 गुणे 0 प्लस 5y बराबर 15, तो पूरा 0 हो गया, तो 5y बराबर 15, तो y बराबर निकल गया 3। उसी तरह एक बार y 0 रखते हैं, तो जब y 0 रखेंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 15, तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर निकल जाएगा हम लोग का 5। तो जब x 0 था तो y 3 निकला है, जब y 0 था तो x 5 हो गया। अब इसे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग का 5x प्लस 2y बराबर 10, तो इसमें पहले हम x बराबर 0 लेंगे, तो अब x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 10, तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो y बराबर निकल गया 5। उसी तरह फिर y बराबर अगर 0 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, और 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर निकल गया 2। अब इसका हम लोग पहले बना लेते हैं ग्राफ। ये हो जाएगा हम लोग का x अक्ष है, ये हो जाएगा 0, ये y लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5। इधर हम लोग माइनस तो है नहीं, तो माइनस वाला छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले इसमें यहाँ x बराबर 0 है, हम लोगों ने रखा x बराबर 0, तो y बराबर 3 आया है, तो x का 0 और y का 3, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद फिर है y बराबर 0 तो x बराबर 5,
समीकरण 1 में पहले तो y बराबर 0 x बराबर 5 है, तो y बराबर 0 x बराबर 5 ये हो जाएगा बिंदु, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे ऐसे, ये हो गया इसका। इसके बाद अगला है समीकरण 2 में, इसमें x बराबर 0 है तो y बराबर 5 है, तो x का 0 y का 5 ये बिंदु हो जाएगा हम लोग का, x का 0 y का 5। और अगला है y बराबर 0 x बराबर 2, तो ये बिंदु हो गया, इसको हम लोग मिला लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे। अब यहाँ पे ये जहाँ जो कट रहा है दोनों, यानी कि दोनों समीकरण पहले और दोनों समीकरण का जब हम ग्राफ बनाए हैं तो इस बिंदु पे कट रहा है, तो इसका हमको हल निकालना पड़ेगा, और इसका नाम देते हैं हम लोग ए, ये हम लोग का ओ है, इसका बी नाम देते हैं, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। तो जो हल होगा हम लोग का ये नीचे वाला होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 3x + 5y 15 से छोटा है और 5x + 2y 10 से छोटा है, तो छोटा होगा तो नीचे वाला होगा, ठीक है, ये वाला हम लोग का हल हो गया। तो इस बिंदु पर इसका निर्देशांक होगा हम लोग का बी बिंदु का 2,0 और ए बिंदु का होगा 0,3, और ई बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे, इसलिए दोनों समीकरण को हल करेंगे। ये हम लोग का समीकरण 1 है, पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरण। पहला समीकरण है हम लोग का 3x + 5y = 15 है, दूसरा समीकरण है 5x + 2y = 10। अब इसको हल करने के लिए हमको या तो x वाला पद बराबर करना होगा या तो y वाला पद बराबर करना होगा। तो अगर हम इसमें y वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं और इस वाले में 5 से गुणा कर देते हैं, और जितना आंसर आएगा दोनों घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10y, हो जाएगा 15 दूनी 30। इसी तरह इससे गुणा करेंगे 5 से, तो 5 बचे 25x, फिर 5 से 2 में 5 दूनी 10y, और 5 से 10 में 50, इसको हम घटा देंगे, तो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। 25 में से 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 19x, और 50 में से 30 घटाएंगे बचेगा माइनस का 20, तो x बराबर निकल गया हम लोग का 20/19। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके y निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है 3x + 5y = 15, और x बराबर निकला है 20/19, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 × 20/19 + 5y = 15, तो जाएगा 20 × 60, 60/19 + 5y = 15। अब इसमें इसको ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 5y बराबर ये हो जाएगा 15 - 60/19। अब 19 में एलसीएम लेंगे तो 19 से 15 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे 5y बराबर 19 से 15 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 285 - 60/19, घटा देंगे, तो 285 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 225 और बट्टे 19, और 5 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड में, तो y बराबर 225/19 × 5, और 5 से 225 कटेगा 45 बार में, तो y का मान निकल गया 45/19। यानी कि जो ई बिंदु का निर्देशांक होगा ये हम लोग का होगा 20/19 और 45/19। यानी कि ये 3 बिंदु हैं, ए जिसका निर्देशांक है 0,3, बी है 2,0 और ई है, इस पर हम चेक करेंगे, और ये जो हम लोग का ओरिजिन है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक भी चेक करेंगे 0, 0 पर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ हल करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे z बराबर दिया हुआ है 3x + 2y, तो z बराबर यहाँ लिख लेंगे 3x + 2y। और सबसे पहले कोणीय बिंदु हम लोग लेते हैं, इसमें ये जो हम लोग का मूल बिंदु है इसका निर्देशांक, इसका हो जाएगा 0, 0, तो 0, 0 पर चेक करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो z बराबर 0 हो गया। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं 0,3 पर, तो 0,3 पर चेक करेंगे तो इसमें x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, तो ये 0 हो जाएगा 3 दूनी
6, तो जेड बराबर निकल गया हम लोग का 6। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं ई पर 20/19 और 45/19 पर, 20/19 और 45/19 पर, तो हो जाएगा तब जेड बराबर 3 गुणे 20/19 और फिर प्लस 2 गुणे 45/19, तो 20 तिहाई 60/19 और 45 दूनी 90/19, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150/। और इसके बाद चेक करेंगे हम लोग 2,0 पर, तो हो जाएगा जेड बराबर 3 दूनी 6 और इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ जेड बराबर 6 है, यहाँ भी जेड बराबर 6 है। अगर 19 को हम भाग देते हैं 150 से, तो 19 के पहाड़ा में ये हो जाएगा 6 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होगा। अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 6 से ज़्यादा इसका मान आएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं तब कि कोणीय बिंदु बीस बटे 19, 45/19 पर जेड का अधिकतम मान 150/19 है। क्वेश्चन अंक में लिखा है दिखाई कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड जो होगा ये हमेशा छोटा या बराबर होगा ए वेक्टर के मोड गुणे बी वेक्टर के मोड के। तो हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, मोड होता है, ये बराबर होता है, इसको मापांक भी कहते हैं, ए वेक्टर के मापांक गुणे बी वेक्टर के मापांक और कॉस थीटा के। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले आते हैं बाएं साइड, तब ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड में, और बटे में यहाँ लिखेंगे मोड में ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर में हो गया कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है इसका मान 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है, तो यानी कि जो कॉस थीटा का मान है हम इसकी जगह इतना लिख सकते हैं। तब यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बटे ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, लिख देंगे छोटा या बराबर लेस दोनों इक्वल टू 1। अब इसमें इन दोनों पदों को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, 1 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड बराबर यहाँ होगा छोटा या बराबर लेस दोनों इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो ए वेक्टर का मोड गुणे बी वेक्टर का मोड, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, कम है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो पहले हम इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का शंकु और इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये हो गया हम लोग का बेलन। इसको हम इससे मिला लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ये हो गया इसका त्रिज्या। इसका नाम देते हैं हम लोग ए, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, ये हो जाएगा सी, इसका नाम देते हैं डी, ई और एफ। हम लोग को सिद्ध करना है कि जो बेलन की त्रिज्या है इस शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो अगर यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे शंकु की त्रिज्या, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो बेलन की त्रिज्या है सी ई, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। माना ये बेलन नहीं है, सॉरी ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या सी है, उसको मानते हैं कैपिटल आर। माना शंकु की त्रिज्या सी ई बराबर कैपिटल आर, और इसमें जो अर्धशीर्ष कोण है इसको मान लेंगे हम लोग थीटा, और ये जो बी एफ है ये हम लोग का बेलन का त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर।
आप लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या बी एफ और सी डी दोनों बेलन की त्रिज्या होगा, तो बी एफ बराबर सी डी बराबर लिख लेते हैं हम लोग आर। और अर्धशीर्ष कोण को मान लेते हैं थीटा। माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है, और इसमें जो शंकु की ऊंचाई है, इसको शंकु की ऊंचाई इसमें एसी है, इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एच, तथा शंकु की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो वक्र पृष्ठ जब हम बेलन का निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो इसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा जो बेलन है इसकी ऊंचाई यानी कि BC निकालना होगा। तो उसके लिए पहले हम AB निकालेंगे, और AB निकालने के बाद इस AC में से हम AB को घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। तो उसके लिए पहले लिखेंगे त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में यहाँ थीटा है। अब हमको इसमें BF दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, आधार होगा यानी कि tan होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर BF बटे AB। और इसमें जो AB हम लोग का ऊंचाई है, तो हम AB हमको इसमें निकालना है, तो AB को लाते हैं इधर, तो AB बराबर हो जाएगा, और BF ये हम लोग की बेलन की त्रिज्या है जिसको हमने माना है स्मॉल r। तो यहाँ हो जाएगा r बट्टे tan थीटा को लाते हैं दाएं साइड, तो बट्टे में tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा का उल्टा होता है cot, तो AB बराबर हो जाएगा हम लोग का r cot थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ACE में, हम इसमें निकाल लेते हैं CE, यानी कि जो शंकु है उसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ACE में, इसमें भी ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हम लोग का आधार, तो tan थीटा बराबर C बटे AC। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर C बटे AC। तो tan थीटा बराबर CE जो है इसमें, ये हम लोग माना है इसको कैपिटल R, तो शंकु की त्रिज्या इसको हम लोग कैपिटल R, तो इसे कैपिटल R लिखेंगे, और जो ऊंचाई है इसको माना हम लोग ने कैपिटल H। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कैपिटल R बटे कैपिटल H। तो इसमें हमको निकालना है R का मान, तो R बराबर हम लिख सकते हैं, तब इसको इधर लाएंगे तो H tan थीटा बराबर R, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब हम इसमें निकालते हैं बेलन की ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल h। तो h बराबर हम लिखेंगे, ये हम लोग के बेलन की ऊंचाई, इसको लिखेंगे AC माइनस AB, तो हो जाएगा AC माइनस AB। और जो बेलन है इसकी ऊंचाई, ये जो AC है ये है शंकु की ऊंचाई जिसको हम माना है कैपिटल H। यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल H माइनस AB बराबर निकला है समीकरण 1 से R cot थीटा, तो यहाँ हो जाएगा R cot थीटा। अब हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर होगा 2πRh। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2πR, और H बराबर है H माइनस R cot थीटा। ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो S बराबर हो जाएगा 2πRh माइनस 2πR² cot थीटा। अब हम R के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग DS बट्टे DR बराबर, इसमें 2πH हमारा कांस्टेंट है, R का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का 2πH माइनस यहाँ 2π cot थीटा, ये हम लोग का कांस्टेंट है, अचर पद है, R² करेंगे अवकलन तो 2R हो जाएगा। तो 2R
को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4r, तो लिख सकते हैं 4πr cot थीटा। अब इसमें हमको बताना है कि जो अंत इसमें लिखा है महत्तम वक्र पृष्ठ, यानी कि सबसे पहले हम इसमें महत्तम मान निकालने के लिए इसमें r का मान निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें ds/dr बराबर लिखेंगे 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे ds/dr बराबर 0, तो हो जाएगा 2πh माइनस 4πr cot थीटा बराबर 0। इस वाले पद को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 2πh बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस 4πr cot थीटा। तो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो h बराबर हो गया हम लोग का 2r cot थीटा। हम लोग को r का मान निकालना है, तो r को रखेंगे इधर दाएं साइड, इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा h/2 cot थीटा बराबर r। तो r बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/2 h cot थीटा का उल्टा हो जाएगा tan थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद महत्तम मान पता करने के लिए हम फिर से करेंगे इसका अवकलन r के सापेक्ष में। तो हम निकालेंगे अब d²s/dr²। तो यहाँ पे हम लोग का 2πh अचर पद है, कॉन्स्टेंट, ये 0 हो जाएगा, होगा माइनस, और इसमें r का मान 1 होगा, तो बचेगा 4π cot थीटा, तो माइनस का 4π cot थीटा, और ये 0 से कम है, यानी कि हम लिख सकते हैं तब r बराबर 1/2 h tan थीटा पर वक्र पृष्ठ महत्तम है। तो हम लोग निकाले हैं r बराबर 1/2 h tan थीटा, तो आप लिख लेंगे r बराबर 1/2 h tan थीटा, और इसमें जो h tan थीटा है ये किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल r बराबर 1/2 गुणे कैपिटल R, और इसमें जो स्मॉल r था इसको हम लोगों ने माना था बेलन की त्रिज्या, और कैपिटल R को माना था हम लोगों ने शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे शंकु की त्रिज्या, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख में लिखा कि अवकलन समीकरण dx बराबर x + y 8/2 गुणे x + y 3 का हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं dy/dx बराबर x + y 8, और फिर 2 गुणे x + y 3। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। पहले हम इसमें x + y को मान लेते हैं u, यहाँ पर लिख लेंगे माना x + y बराबर u मान सकते हैं या v मान सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं v। अब x के सापेक्ष में करते हैं इसका अवकलन, तो हो जाएगा dx का 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा dv/dx। एक को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो dy/dx बराबर हो जाएगा हम लोग का dv/dx माइनस 1। अब यहाँ पे हम dy/dx लिख देंगे dv/dx माइनस 1, तो ये हो जाएगा dv/dx माइनस 1 बराबर x + y को हम लोगों ने v माना है, तो यहाँ पे v लिख देंगे, तो v + 8 हो जाएगा बटे, फिर यहाँ भी v माना है तो 2v + 3 हो जाएगा ये। अब -1 को जाते हैं दाएं साइड, प्लस हो जाएगा, तो dv/dx बराबर v + 8 बटे 2v + 3 माइनस का 1। तो आप लिख लेंगे dv/dx बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2v + 3 हो जाएगा v + 8, तो ये -1 है तो यहाँ प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो इसको गुणा कर देंगे, तो प्लस का 2v + 3 हो गया। तो dv/dx बराबर v और 2v को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3v, 8 और 3 हो जाएगा 11 बटे 2v + 3। अब इसमें हम जो v वाला पद है इसको लाएंगे dv की तरह और x को इधर ले जाते हैं,
तो पहले इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2b प्लस 3 और बटे 3b प्लस 11 dv बराबर, ये तो पूरा पद आ गया बाएं साइड, dx को इधर लाएंगे। अब हम करेंगे इसका समाकलन दोनों पक्षों में। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2b प्लस 3 बटे 3b प्लस 1 dv बराबर इंटीग्रेशन dx। अब इसमें इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे ये नीचे वाले पद के रूप में 3b प्लस 1 के रूप में। तो पहले इसको लिख लेते हैं 2b प्लस 3 बटे 3b प्लस 1। अब इन दोनों हम क्या करेंगे, ऊपर में से पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा भी, और जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 2, और फिर बटे में यहाँ हो गया 3b प्लस 1। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3b प्लस 11 है, यहाँ भी होगा 3b प्लस 11, यहाँ भी हो जाएगा 3b प्लस 11, और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 11। अब इसके बाद यहाँ फिर हमको लाना है 3b, तो 3b लाने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए 3 से भाग भी देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 2 बटे 3, और ये हो जाएगा 3b प्लस 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 बटे 2, और बटे में हो गया 3b प्लस 11। अब यहाँ 11 भी लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3b में हम 11 जोड़ देंगे, 3b में 11 जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो बैलेंस करने के लिए 11 घटा भी देंगे, और प्लस हो जाएगा यहाँ 9 बटे 2, और बटे में 3b प्लस 11, तो हो जाएगा 2 बटे 3, 3b प्लस 11, और इसमें 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 13, तो हो जाएगा माइनस का 13 बटे 2, और बटे 3b प्लस 11। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम लोग 2 बटे 3, 3b प्लस 11 बटे 3b प्लस 11, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 बटे 3 गुणे 13 बटे 2, और गुणे 1 बटे 3b प्लस 11। इसको इसके साथ अलग पद में, इसको एक साथ अलग पद में, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ बच जाएगा, इसमें ये दोनों कट गया, तो 2 बटे 3 माइनस 13 बटे 3 और 1 बटे 3b प्लस 11, यानी कि 2b प्लस 3 बटे 3b प्लस 11 बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके जगह, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके बराबर हम लिखेंगे 2 बटे 3 माइनस 13 बटे 3 गुणे 1 बटे 3b प्लस 11, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का dv बराबर इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dx। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो 2 बटे 3 इंटीग्रेशन यहाँ हो गया हम लोग का dv माइनस 13 बटे 3 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dv बटे 3b प्लस 11, और बराबर इंटीग्रेशन dx। अब इसमें dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो 2 बटे 3v माइनस 13 बटे 3, इसका हो जाएगा log 3v प्लस 11 बराबर इसका हो जाएगा x, तो x प्लस c। अब v बराबर हम लोगों ने माना था x प्लस वाई, तो जहाँ v है वहाँ हम x प्लस वाई लिख देंगे, तो 2 बटे 3 x प्लस वाई माइनस 13 बटे 3 log हो जाएगा 3v की जगह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 11 बराबर x प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को हम लिखा कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i वे कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 के कैप के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण निकालना है। तो पहले हम इसे लिख लेंगे, माना बिंदु 5, 2, -4 का स्थिति सदिश
स्थिति सदिश लिख लेंगे ए वेक्टर बराबर 5i कैप, ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप और ये हो जाएगा माइनस का 4k कैप। अब इसके बाद और इसमें ये जो समांतर रेखा का सदिश दिया है ये हो जाएगा हम लोग का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर लिख लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब हम लोग जानते हैं कि बिंदु ए वेक्टर से होकर जाने वाली तथा सदिश वी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण होता है सदिश समीकरण। ये जो होता है हम लोग का होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पर लिख लेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का जो मान है इसको लिख लेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, फिर प्लस लेमडा बी वेक्टर का हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो जाएगा हम लोग का 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ब्रैकेट हटाएंगे लेमडा से गुणा करेंगे तो 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप माइनस 8 लेमडा k कैप। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसमें i कैप वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो इसमें दोनों में से i कैप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, 5 प्लस 3 लेमडा यहाँ हो गया i कैप। उसी तरह 2j कैप और प्लस 2 लेमडा j कैप है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 और 2 लेमडा को एक साथ लिख लेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा और यहाँ हो जाएगा हम लोग का j कैप। उसी तरह फिर प्लस यहाँ -4 और -8 लेमडा, -4 और -8 लेमडा k कैप, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है कार्तीय समीकरण। तो फॉर्मूला होता है कि रेखा का कार्तीय समीकरण ये होता है हम लोग का x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। अब इसमें जो x1, y1 और z1 है ये बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा 5, 2 और -4। और इसमें जो ए बी सी हैं, ए बी सी ये समांतर सदिश के दिक् अनुपात हैं, तो समांतर सदिश से हम लोग का इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -8। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x1 बराबर 5, y1 बराबर 2 और z1 बराबर -4। उसी तरह a बराबर हो जाएगा 3, 2 और -8, तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -8। अब इसे हम लोग मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 बटे a बराबर 3, फिर बराबर y माइनस y1 है 2 बटे b की जगह 2 लिखेंगे, फिर बराबर x माइनस z1 है -4 तो -5 हो जाएगा प्लस बटे और c है -8। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन घ में लिखा है कि P A यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 3PA बराबर 3PB बराबर 5/12 और P A बटे B बराबर दिया है 2/5। तो पहले इसमें लिख लेते हैं जो दिया है कि 3P ऑफ A बराबर फिर P ऑफ B बराबर है 5/12, तो ये इसके बराबर है, फिर B भी इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 PA बराबर 5/12, 3 को लाएंगे दाएं साइड तो 12×36 हो जाएगा, तो PA बराबर हो गया 5/36 और PB बराबर होगा हम लोग का 5/12। अब यहाँ हमको निकालना है इसमें A यूनियन B का मान। तो फॉर्मूला होता है कि P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB और माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा A इंटरसेक्शन B का मान, और इसमें दिया है कि P A बटे B और 2/5 है। तो फॉर्मूला होता है कि P A बटे B बराबर P A इंटरसेक्शन B बटे PB।
तो पी ए बटे बी का मान दिया हुआ है 2/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2/5 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, और जो पी बी है ये बराबर है 5/12 का, तो आप लिख लेंगे 5/12। इन दोनों पदों के लिए आते हैं बाएं साइड में, तो 2/5 गुणे 5/12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे 5 से 5 कट गया, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया हम लोग का 1/6। तो हमको निकालना है ए यूनियन बी का मान, पी ए यूनियन बी का, तो पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें पी ए बराबर हम लोग का है 5/36 और पी बी बराबर 5/12, तो आप लिख लेंगे 5/36 प्लस 5/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला 1/6, तो आप लिख लेंगे 1/6। अब तीनों कैल्शियम निकालेंगे, तीनों कैल्शियम हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 5, फिर प्लस 12 36, तो 5 15, 6 6 36, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 में से 4 घटाएंगे बचेगा 14, 14/36, 2 से घटाएगा 7 बार में, कटेगा 18 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/18। क्वेश्चन अंगम लिखा कि इंटीग्रेशन dx बटा a sin x प्लस 20 cos x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन dx बटे a sin x प्लस b cos x। अब हम लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें यहाँ पे होगा 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी का मान लेते हैं ए है, बी सी बी है, और इसमें जो कर्ण होता है ये कर्ण होगा, और कर्ण निकालने के लिए होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है, तो पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ए है, कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा बी और कर्ण हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम ए और बी को इस दोनों रूप में बदलेंगे, तो उसके लिए हम लिख लेंगे आई बराबर यहाँ इंटीग्रेशन dx बटे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, प्लस उसी तरह लिख लेते हैं बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों में भाग दिया है इसे, तो बैलेंस करने के लिए हम लिख लेंगे यहाँ 1/रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का बाहर 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है साइन थीटा के और ये बराबर है कॉस थीटा के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग dx बटे साइन थीटा गुणे साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा गुणे कॉस एक्स। अब फॉर्मूला होता है कि कॉस ए गुणे कॉस बी फिर प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो इसके अनुसार ए को मान लेते हैं हम लोग एक्स और बी को मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बटे, इसको हम लोगों ने ए माना है इसको बी माना है, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस थीटा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस थीटा dx। और फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा बराबर लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी, ये होता है फार्मूला।
तो इसमें थीटा की जगह एक्स माइनस थीटा है, तो हो जाएगा हम लोग का 1/रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेंगे लॉग सेक थीटा की जगह एक्स माइनस थीटा फिर प्लस tan एक्स माइनस थीटा और प्लस सी। अब यहाँ तो आंसर में थीटा है, तो हमको थीटा का मान निकालना होगा। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा a/b। तो थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स a/b। तो थीटा की जब हम लिख देंगे tan इनवर्स a/b, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/√a² प्लस b² लॉग सेक एक्स माइनस tan इनवर्स a/b फिर प्लस tan एक्स माइनस tan इनवर्स a/b प्लस सी।